कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसान सरकार के साथ है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान किसानों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार किस तरीके से किसानों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। आपका स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा, कोरोना का कहर जारी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, किस रूप में आप लोग किसानों तक पहुँच रहे हैं और क्या क्या मदद आप दे रहे हैं? कोरोना वायरस के संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है और सारी दुनिया भी इससे प्रभावित और चिंतित है। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। गतिविधियां काफ़ी नियंत्रित की गई हैं, लोग घरों में हैं और सरकार की और जनता की कोशिश है कि इस वायरस का सामुदायिक विस्तार ना हो। लेकिन इसी समय किसान की फसल आने का अवसर है, उसके उत्पाद के उपार्जन का अवसर है। तो शुरुआती दौर में हमको ऐसा लगता था और सारे देश के किसानों को भी ऐसा लगता था कि शायद अब कटाई कैसे होगी, लॉकडाउन की स्थिति है। लेकिन आप सबके ध्यान में है कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव, गरीब और किसान रहे और उनकी ये चिंता रही कि कृषि कार्य प्रभावित ना हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए और गरीब को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के गृह मंत्रालय ने फसल कटाई के लिए किसान, मजदूर और मशीन तीनों को अलाउ किया। उपार्जन के लिए नेफेड और एफसीआई अपनी 2 एजेंसियों को तैनात किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 1-1.5 हफ्ते पहले ही किसान ने देश भर में दलहन और तिलहन की कटाई का काम पूरा कर लिया था। गेहूं की कटाई का काम भी अब 85% पूरा हो गया है। थोड़े सा हिस्सा बचा है, जहां बुआई थोड़ा देर में होती है तो वहां अभी काम चल रहा है, 10-15% बचा है। लेकिन मंत्री जी, एक बड़ी समस्या इसमें और है कि मजदूरों की उपलब्धता को लेकर, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मजदूर उनको मिल नहीं पा रहे हैं। वो मनरेगा के तहत वो चाहते हैं कि अगर उनको मजदूर मिल जाए, इसके लिए आपने क्या कोई प्लान बनाया है? ये देखिए, दरअसल क्या है कि मजदूरों की जितनी प्रचुरता होनी चाहिए वो तो स्वाभाविक रूप से है नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलेंगे तो कोरोना से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन किसान ने विकल्प खोज लिया है और किसानी का काम कोई बचा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी दलहन और तिलहन पूरा कट गया। ऐसी स्थिति में 85% गेहूँ कट गया। और ख़रीद की दृष्टि से देखें तो एफसीआई ने 23 लाख मीट्रिक टन धान और 102 लाख मीट्रिक टन गेहूँ ये खरीद लिया और नेफेड ने 4.5 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की स्थिति में भी कृषि का काम कम से कम प्रभावित हो, यह सरकार की कोशिश रही और वह कोशिश सफल हुई। ऐसी परिस्थिति में भी कटाई का काम भी पूरा हुआ और ऐसी परिस्थिति में खरीद का काम भी पूरे देश भर में चल रहा है। मंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने कदम उठाए हैं सार्थक कदम है। लेकिन अगर हम फल और फूलों की बात कर लें, अगर फल की हम बात करें तो बहुत महंगे से उगाया जाता है, फलों का जीवन बड़ा कम होता है। अगर फूलों की हम बात करें तो 100% से ज़्यादा अगर कहा जाए तो नष्ट हो चुके हैं, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। कोई एक्शन प्लान आप जो फल उगाने वाले हैं, जो फूल उगाने वाले हैं, उन किसानों के लिए? देखिए, फलों के किसान की निश्चित रूप से तकलीफ़ इस दौरान रही है, क्योंकि फल का जीवन कम होता है और लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही, तो इसलिए फल की आवाजाही नहीं हो पाई। लेकिन मैंने काफ़ी दिन इस बात को हो गए जब महाराष्ट्र के फल
उगाने वाले किसानों को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की थी और उन्होंने अपनी तकलीफ़ को बताया, तो उसी दिन हम लोगों ने MIS स्कीम को लागू किया। इस स्कीम के अंतर्गत जब ऐसी परिस्थिति आती है कि फलों के दाम मार्केट में बहुत गिर जाएं, तो राज्य सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और उन फलों को खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। जब उपयुक्त समय हो तब उसे बेचना चाहिए। उसमें जो हानि होती है उस हानि का 50% केंद्र सरकार वहन करती है, 50% राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का लाभ निश्चित रूप से फलों के किसान राज्यों के साथ मिलकर उठा रहे हैं। यह सच है कि फूलों की खपत का अवसर ही ख़त्म हो गया, तो फूल के किसान को नुकसान हुआ है और राज्य उस मामले में चिंता कर रहे हैं और राज्य उसका सर्वे इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे लगता है राज्य अपने स्तर पर कुछ ना कुछ स्कीम उसके लिए बनाएंगे। आप लगातार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ, कृषि मंत्रियों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, हमने देखा है, लेकिन एक बड़ी समस्या गांव में मंडी कानून को लेकर भी है। आपने क्या इन मंत्रियों से, कृषि मंत्रियों से बातचीत की कि भाई मंडी कानून में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए ताकि किसान अपना अनाज कहीं भी जाके बेच सके? मैंने देश भर के कृषि मंत्रियों से भी चर्चा की और उस चर्चा में जो लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र को संचालित करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया। उसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनकी कठिनाइयों पर भी हम लोगों ने चर्चा की और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत पुरजोर आग्रह करके कहा था कि मंडी एक्ट से इस समय कम से कम 3 महीने की छूट तो राज्य को देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अधिकांश राज्य इस दिशा में अपनी अपनी योजनाएं, कोई ने पूरा मंडी को छूट दे दी, किसी ने सब्जी और फलों को छूट दे दी, किसी ने सौदा पर्ची के आधार पर भी व्यापारियों को माल बेचना अलाउ किया। तो कुल मिला के अपने अपने क्षेत्र में वो किसान को इस भावना के तहत कैसे मदद कर सकते हैं, इस दिशा में राज्यों ने काम किया है। मंत्री जी, मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान कोई किसान कहीं फंस जाता है, उसको अपनी फसल काटनी है, तो क्या भारत सरकार कोई ऐसी सुविधा या कोई ऐसा एप्लीकेशन या कॉल सेंटर आपने बनाया है जो किसान आपसे संपर्क साधे और अपने खेत तक, अपने गांव तक पहुंच जाए? अभी दरअसल कोई किसान फंसा हो ऐसी शिकायत तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन जहां तक किसी फंसे हुए व्यक्ति को निकालने का सवाल है, उस मामले में मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को जहां रोका गया है उसके पीछे सरकार का एक ही मकसद है या राज्य सरकारों का एक ही मकसद है कि कोरोना वायरस का सामुदायिक विस्तार ना हो और मानव जीवन की रक्षा हो। हमारे लिए सबसे पहले मनुष्य के जीवन की रक्षा का सवाल है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरे क्रम पर आती हैं। एक सवाल और उत्पन्न होता है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा विकराल रही हैं। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं इस संक्रमण को? ये नए प्रकार का संकट है और अभी तक जो देखने में आ रहा है इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया है और इसलिए लोग एक तौर से इसको देखकर चिंतित भी हैं जी। लेकिन हमारे सामने सिर्फ प्रमुख रूप से एक विषय है कि इसका सामुदायिक विस्तार रुकना चाहिए और इसको रोकने के लिए जो परहेज की आवश्यकता है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजरी है, जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं, चाहे वो 2 गज की दूरी बनाकर रखना हो, चाहे वो मास्क का उपयोग करना हो, चाहे वो कृषि कार्य करते हुए, मनरेगा का कार्य करते हुए, अन्य कार्य करते हुए अपना फिजिकल डिस्टेंस बनाने का मामला हो, सैनिटाइज़र के उपयोग का मामला हो, साबुन के उपयोग का मामला हो, इन सब को करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इन सब पथ्य परहेजों के आधार पर ही हम कोरोना वायरस के इस संकट पर काबू पा सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इंदौर में, भोपाल में, कई ऐसी जगहों पे अगर कोई डॉक्टर किसी के पास जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है,
इंदौर की घटना से व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि कितने चिंतित हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे, ये पता चला कि जमात में वो जमाती हैं और किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। देखिए, दरअसल इस संकट की घड़ी में हर भारत के नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस वायरस का सामुदायिक विस्तार न हो। इसके लिए उसको अपनी स्थिति को भी नहीं छुपाना चाहिए और अगर उसको तकलीफ़ होती है तो डॉक्टरों के सामने जाकर उसे व्यक्त करना चाहिए, इलाज के लिए अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। आज अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी सफाई कर्मचारी, प्रशासन या सरकारें जो कुछ काम कर रही हैं वो मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए ही कर रही हैं, देश की रक्षा के लिए कर रही हैं। इसलिए इनमें से किसी वर्ग का प्रतिरोध किया जाए ये औचित्यपूर्ण नहीं है, निंदनीय है जी। और मैं समझता हूँ कि इस परिस्थिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया और तत्काल जो है एक अध्यादेश जारी किया जो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे जमाती हैं जो अभी भी सामने नहीं आ पा रहे हैं और उनकी वजह से कोरोना संक्रमण फैला, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि वाकई जमातियों की वजह से ही कोरोना संक्रमण फैला? देखिए, संक्रमण फैलने के अनेक कारण हैं। उसमें जो लोग ए हों या बी हों, जो संक्रमित होकर आए और उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया, वो सभी प्रकार के लोग जिम्मेवार हैं। उसमें कोई भी हो सकता है। अब अगला मैं सवाल, क्योंकि गृह आपका जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो है वो कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में अब तक हो नहीं पाया है। किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्या लॉकडाउन के बाद होगा या पहले होगा? नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल छोटा है जी। लेकिन सवाल मंत्रिमंडल छोटा हो या बड़ा हो यह नहीं है जी। कुल मिला के सरकार की इस वायरस से और इस संकटकालीन परिस्थितियों में जूझने की जिजीविसा कितनी है जी। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रशासन, मंत्रीगण सभी बहुत शिद्दत के साथ जी। इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही वो काबू पा लेंगे और समय रहते जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। उम्मीद किया जाए कि मई के आखिरी में होगा या उससे पहले हफ्ते में? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्थितियाँ जैसे ही सामान्य होंगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपसे कोई गुहार लगाई है, किसी रूप में मदद की? मैं अपने 2 डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कृषि में, ग्रामीण विकास में, पंचायत में, और मेरी कभी अपेक्षा नहीं रहती कि मेरे ऑफिस में किसी राज्य को कुछ मांगने के लिए आना पड़े जी। और इस बार तो लॉकडाउन की स्थिति थी, अलग प्रकार की परिस्थिति थी जी। तो इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने अनेक काम ऐसे किए जो राज्यों को बिना देर करे पहुंचना चाहिए थे। जैसे उदाहरण के लिए दलहन और तिलहन की खरीद होती थी तो राज्य उसके लिए पहले से प्रस्ताव भेजते थे, फिर केंद्र उस पर मंजूरी करता था। हमने पूरे देश के सभी राज्यों को ऑर्डर जारी कर दिया कि आप खरीद के लिए स्वतंत्र हैं, नेफेड से चर्चा करके आप खरीद की प्रक्रिया, व्यवस्था, मैकेनिज्म बनाइए, आपको केंद्र में आने की ज़रूरत नहीं है। तो राज्य को इसके लिए आना नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, खरीद की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। जैसे मनरेगा का काम है जी, बिल्कुल। तो मनरेगा एक बड़ी योजना है और मनरेगा रोज़गार भी उत्पन्न करता है और एसेट भी क्रिएट करता है। मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी राज्यों की देनदारी थी, लॉकडाउन घोषित होते ही हम लोगों ने तत्काल सारी की सारी देनदारियाँ मटेरियल की राज्य को दे दी और मजदूरी की मज़दूरों के अकाउंट में डाल दी। दूसरा, मई जून के समय में मनरेगा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वैकल्पिक रूप से प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को दे दिया जी। अब मनरेगा पर भी काम अलाउ है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क का काम भी अनुमति मिल गई है, प्रधानमंत्री आवास के काम की अनुमति भी मिल गई है
और हमारी कोशिश है कि आगे मई जून के महीने में मनरेगा के अंतर्गत जो एसेट क्रिएट हों वो जल संरक्षण करने वाले हों। और केंद्र ने 20,000 करोड़ रुपया जारी किया, ये एक पक्ष है, लेकिन 33,000 करोड़ रुपए की मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृतियां भी प्रदान कर दी, मतलब जिससे कि किसी भी राज्य को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो रोड मैप था वो 33,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एडवांस में स्वीकृत कर दिया है। जैसे जैसे वो काम करेंगे और वैसे वैसे पैसा यहाँ से उनको पहुँचता। लेकिन मंत्री जी, आप लोग इतना काम कर रहे हैं, भारत सरकार काम कर रही है, आपका मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस रूप में मदद करनी चाहिए थी उस रूप में मदद अब तक भारत सरकार ने नहीं किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी जो राज्य या जो भी दलों के नेता हैं वो इस परिस्थिति को भी राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मनरेगा में और कितना पैसा चाहिए, पहले राज्य को ये तय करना चाहिए कि उसके पास कितना पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा है, अभी 2600 करोड़ रुपया हमने जारी किया, लेकिन इससे पहले 1400 करोड़ रुपया उनके पास और पड़ा हुआ है। आज कुल मिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बढ़ाने के लिए 4106 करोड़ रुपया राज्यों के पास उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1001 करोड़ रुपया हम लोगों ने जारी किया, 816 करोड़ रुपया सड़क के लिए जारी किया, और अभी भी इन दोनों योजनाओं में राज्यों के पास इसके अतिरिक्त भी पैसा पहले का है जिसे वो खर्च नहीं कर पाए। लॉकडाउन की स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास अकेले से 36,000 करोड़ रुपया जारी हुआ है, और अगर एग्रीकल्चर को उसमें मिला लें तो 17,998 करोड़ रुपया पीएम किसान के अंतर्गत जारी हुआ है। और आपका जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट वाली बहनें 20 करोड़ 40 लाख, उनको 10,200 करोड़ रुपया जारी हुआ है। तो दोनों विभाग, मतलब मेरे ही दोनों विभागों को देखें तो करीब 60,000 करोड़ रुपया लॉकडाउन की स्थिति में नीचे भेज चुके हैं हम। अब तो चलिए, आपने इतना कुछ किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं कोरोना को लेकर, लगातार केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ाना चाहिए 2 हफ्ते का, या नहीं हो गया बस? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि लॉकडाउन के मामले में निर्णय करना यह प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी देश भर की जो परिस्थितियां हैं उनका आकलन करते हैं, उनके पास सारे देश की जानकारियां हैं, वो राजनीतिक जानकारियां भी रखते हैं, प्रशासनिक जानकारियां भी रखते हैं, मुख्यमंत्री गणों से भी चर्चा करते हैं। अभी कल ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव आए, कुछ ने कहा बढ़ाना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं बढ़ाना चाहिए, कुछ ने कहा पार्टली बढ़ाना चाहिए। तो वर्तमान परिस्थिति में मानव जीवन की रक्षा के लिए जो निर्णय प्रधानमंत्री का होगा वो पूरी कंट्री को मान्य होगा, ऐसा सारे तरफ से ध्वनि आती है, और पिछले दिनों भी आपने इसको अनुभव किया होगा। लॉकडाउन की जो स्थिति है उसके कारण एक स्थिति जरूर ध्यान में आती है कि आर्थिक गतिविधियां थम सी गई। तो आर्थिक गतिविधियों को चालना देने के लिए आप देखिए कि कृषि का क्षेत्र पूरा खोल दिया, ग्रामीण क्षेत्र के सारे काम खोल दिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो काम सरकार के द्वारा होते हैं वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री भी है तो उसको भी अलाउ कर दिया। तो आधा भारत एक तौर से खुल गया है। ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति में भी खाने पीने का सामान हो, कृषि उत्पाद हो, सब्जी और फल हो, सबके लिए आवाजाही शुरू हो गई है। हम लोगों ने भी अभी बीच में लॉकडाउन की जब स्थिति थी तो निश्चित रूप से लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस समय ट्रांसपोर्टर कहीं था, ड्राइवर कहीं था, ट्रक कहीं था, जिसको जैसा अवसर मिला वो वहाँ अपनी अपनी अवस्था में रुक गया। तो इन तीनों का समन्वय नहीं बन पा रहा था, और किसान और व्यापारी भी उससे बड़ा दूर थे। तो इसलिए हम लोगों ने विभाग में एक किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया, और उस किसान रथ हेल्प डेस्क में 5 लाख से अधिक ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे लोग जुड़े। ये मंत्री जी, क्या ये मंडियों तक, ये जो आपका रथ है ये मंडियों तक जाएगा या किसान के घर घर तक जाएगा?
या किसी गांव में जाके खड़ा हो जाएगा? ये रथ नहीं जाएगा, ये एक ऐप है, एप्लीकेशन। इसका नाम, हाँ, इसका नाम किसान रथ हेल्प डेस्क है। हमने सारे मंडीज को, व्यापारियों को, सबको मैसेज किया है और 5 लाख से अधिक वाहन और ट्रांसपोर्टर्स को इस पर जोड़ा है और लोगों को कहा है कि आप इस ऐप पर जाइए, इस पर आपको ट्रांसपोर्टर भी मिलेगा, इस पर आपको ट्रक भी मिलेगा, मंझोला वाहन भी मिलेगा, छोटा वाहन भी मिलेगा और ड्राइवर्स भी मिलेंगे। इसलिए जिस क्षेत्र में आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम कृषि उत्पाद के लिए करना हो, इस फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पर जाइए, उससे कांटेक्ट करिए और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमारे कॉल सेंटर को इमीडिएट सूचित। मंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना कर दिया जाएगा। ऐसे में कोरोना का काल आ गया, तो क्या मान लिया जाए कि किसानों को कोरोना ने झटका दे दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान किया था तो देश की सरकारें, अधिकारी और किसान सभी लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे थे। इसी बीच में ये कोरोना का संकट आया है, इससे कुछ गतिविधियां थमी हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कृषि कार्य को जितना प्रभावित होना चाहिए था प्रभावित नहीं हुआ है और इस बार भी फसल अच्छी होगी। और इसी कोरोना के समय में ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं वो पिछले बार से गत वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो उनकी बुआई 38% ज़्यादा हुई है। मतलब कोरोना भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है और फसल की बुआई गत वर्ष की तुलना में 38% अधिक हुई है। इसलिए कृषि का क्षेत्र इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना लोग आकलन करते हैं। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में अब प्रभावित है, ऐसा भी मैं दावा नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे स्थितियाँ सामान्य होंगी, किसान और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री का आह्वान है हम उसको 2022 तक पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे, जिनका साफ ये कहना है कि किसानों को हर वो मदद दी जाएगी जिसकी उनको ज़रूरत होगी। नमस्कार।